हेलो, आई एम शहनाज एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। वर्कशीट की सीरीज़ में आप आज हम क्लास 6 की वर्कशीट जो कि साइंस की है वो डिस्कस करेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बेटा यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखना होगा। वर्कशीट का टॉपिक है भोजन के घटक, जो कि आपका जो विज्ञान विषय है उसका पार्ट भी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। और इस कंपोनेंट ऑफ फूड में से आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले पढ़ लिया था। देयर इज़ अ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। बहुत प्रकार के भोजन के घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, वाइटामिन्स मतलब विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, जल होता है इत्यादि। आज हम उन सब में से वसा के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम वसा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं ताकि वर्कशीट को हल करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वसा के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हैं और इन्हीं बातों को बेस बना के, आधार बना के मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसा कि हमने कहा, भोजन के घटक में बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है इत्यादि। आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, सही पढ़ा था आपने। और वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। मतलब जब हमें फटाफट किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमें इंस्टेंट नहीं, हमें कुछ टाइम बाद एनर्जी को सेव करके रखना है, ताकि जब हम वीक हों या जब हमें खाना ना मिला हो कुछ टाइम तक, तो हम अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उनको कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बॉडी में कुछ एनर्जी सेव करके रखनी होगी। और ये एनर्जी सेव किस फॉर्म में होती है? वसा के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी हमने देखा कि वसा संचित ऊर्जा का स्रोत होता है। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का स्रोत है, वसा यहाँ पे संचित ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यहाँ पे हमें एनर्जी बाद में मिलती है जब हमको इसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए वसा को एनर्जी बैंक, ऊर्जा बैंक भी कहा जाता है। जैसे बैंक में हम जाते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको निकाल लेते हैं। एज इट इज़, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो हम फैट की फॉर्म में अपनी एनर्जी को निकालते हैं। ठीक है, वसा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये शरीर के गर्म तापमान को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। मतलब जो हीट होती है हमारी बॉडी में, जो टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने में फैट, वसा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज की एक्टिविटी देख लेते हैं। वसा शरीर में संचित होता है। अभी हमने देख लिया, संचित ऊर्जा का स्रोत है वसा। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्या हुई ये बात? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुप्तावस्था क्या होती है, हाइबरनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, नीचे कुछ लाइंस दे रखी हैं बेटा, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वाली। वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर इक्वल क्वांटिटी में दोनों की समान मात्रा लेंगे अगर हम वसा की और कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। ये है
इस वर्कशीट का एक मेन बिंदु। तो इसको आप बिल्कुल नहीं भूलें। जिन बातों को मैं कह रही हूँ मेन बिंदु, आप उन मुख्य बिंदुओं को नहीं भूलें, क्योंकि आगे जब वर्कशीट आप हल करेंगे तो यही बिंदु आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ हाइबरनेशन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ जीव जंतु, कुछ जानवर सर्दियों में सो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब हम इंसानों की खासियत होती है, हमें तो जब सर्दी लगती है तो हम कपड़े लेके आ जाते हैं, मोटे रजाइयाँ लेके आ जाते हैं और सो जाते हैं, पहन लेते हैं मोटे मोटे स्वेटर्स। लेकिन जानवर क्या करते होंगे, सोचा है कभी आपने? वो सर्दियों में कैसे रहते होंगे, अपने शरीर के तापमान को कैसे समायोजित करते होंगे? तो उसकी ही ये प्रक्रिया है हाइबरनेशन। कुछ जीव जंतु अपने शरीर के ताप समायोजन के उद्देश्य से सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं और हाइबरनेशन की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर में वसा संचित करके अक्रियाशीलता की अवधि में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मतलब सर्दियों में एक ऐसा टाइम आता है जब इनका पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी जाग जाती है, इनको कोई काम नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सो जाते हैं, और सो जाते हैं मतलब अगर सो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? तो इससे पहले, सर्दियों के मौसम से पहले ये बहुत सारा फैट कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा वसा संचित कर लेते हैं अपने शरीर में, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, जब पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी आए, अक्रियाशीलता का एक अवधि आए, जब उनको कोई काम ना करना हो, जब सर्दियाँ आएँ, तो वो इस संचित वसा का प्रयोग करें और जीवित रह सकें। ठीक है, ऐसा बहुत सारे जंतुओं में पाया जाता है और आमतौर पे वो जीव जंतु जो कि सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, कहाँ कनाडा, अंटार्कटिका, रूस। ठीक है, यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं मुख्यतः इनमें इस प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से जानवर जो हैं वो हाइबरनेशन की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर के तापमान को समायोजित कर लेते हैं और जीवित रहते हैं वसा संचित करके। भालू, सर्दियों में भालू सो जाते हैं, कुछ भालू। ठीक है, सांप, इनमें भी कुछ वैरायटी है। छिपकली, ठीक है, चमगादड़, और एक कछुआ है जिसका नाम है बॉक्स कछुआ भी सर्दियों के मौसम में सो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो जानवर और हैं जिनके नाम आप मुझे बताएंगे। चलिए, यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, आप देख लीजिए। ये देखिए, क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? अभी देखिए, मैंने उदाहरण बताया ना आपको। आप यहाँ पे किन्हीं भी 4 से 5 जंतुओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, भालू हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गई, चमगादड़ हो गया। ठीक है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अब वसा जो है, जैसे सब कुछ ज़्यादा खा लेने से हम बीमार हो सकते हैं, सेम अगर हमने वसा भी ज़्यादा ले ली तो हम बीमार हो सकते हैं। कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को लगभग एक दिन में 70 ग्राम वसा जो है वो संचित करनी चाहिए, अपने खाने में वसा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य मात्रा है। इससे अगर कम करेंगे आप तो भी हानिकारक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो भी हानिकारक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वसा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लिया अगर आपकी बॉडी ने, तो इससे ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, इससे ब्लड प्रेशर, इससे शुगर और हार्ट की काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब खाने में हम क्या क्या यूज़ करें जिससे हमें फ़ैट मिल सके, ऐसा क्या क्या हम इंक्लूड करें अपने डेली लाइफ के खाने में कि हमें वसा प्राप्त हो सके एक उचित मात्रा में। यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। कॉड लिवर ऑयल, जो कि मछली का तेल होता है, मक्खन या घी, पनीर, दूध, मांस से भी आपको वसा प्राप्त होती है। लेकिन ये वसा कैसी है?
ये वसा है जंतु वसा के स्रोत। ठीक है, वसा हमें दो प्रकार से मिलती है, दो सोर्स हैं, दो स्रोत हैं, या तो जंतुओं से प्राप्त होगी या फिर पादपों मतलब पेड़ पौधों से मिलेगी। पादप वसा के स्रोत में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, जैतून और वनस्पति तेल हैं। ठीक है, आपकी किताब में बेटा वसा की उपस्थिति के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप कैसे जांच करेंगे कि किसी भी पदार्थ में वसा है। इसके लिए आप उस खाने की चीज़ को लेंगे, उस खाने की चीज़ को थोड़ा सा कागज़ पे लगाएंगे और कागज़ यदि पारभासी हो जाता है, तेलीय हो जाता है, तो यह जांच का रिज़ल्ट आएगा कि इस पदार्थ में क्या है, वसा है। ठीक है, पारभासी का क्या मतलब होता है पता है आपको? ना ही तो आर पार सही से दिखाई देता है, मतलब हल्का हल्का धुंधला दिखाई देना। ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई देता। पारदर्शी का मतलब होता है कि आपको आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन पारभासी में आपको आर पार साफ नहीं दिखाई देता है। होता है ना, जब कभी कभी मम्मी खाना देती हैं और वो कागज़ पे लग जाता है, कभी कभी कागज़ के अंदर पराठे मोड़ के दे दिए, तो हम देखते हैं कि उनका तेल जो है कागज़ पे लग जाता है और कागज़ कैसा हो जाता है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इस पदार्थ में वसा थी। आइए अब वर्कशीट कर लेते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना या पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? भोजन में चीनी है, प्रोटीन है, वसा है या आयरन है। तो अभी मैंने आपको बताया वसा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न पूरा करना है। सेम के साथ प्रोटीन, मतलब कि सेम से हमें प्रोटीन मिलती है। मक्खन से क्या मिलता है, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था मक्खन, मक्खन से हमें क्या मिलता है, जंतु वसा या फिर वसा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वसा। जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। यहाँ पे ये देखिए इसका जवाब दे रखा है, यहाँ पे जंतु वसा के स्रोत दे रखे हैं, यहाँ पे पादप वसा के स्रोत दिए हैं। आपको यहाँ पे वही उत्तर लिखना है। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। देखिए बेटा, अभी मैंने बताया कि वसा की क्वांटिटी आपको सही मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा या कम लेंगे तो आपके शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ अच्छे और बुरे वसा वाले पदार्थ लिखने हैं। अच्छे जैसे कि मक्खन है, घी है, पनीर है, और बुरे जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बाहर के स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तेलीय चीज़ें खाते हैं, तो वो सब क्या हो गया, बुरे वसा वाले भोजन। ठीक है, वसा हमारे कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, सही या गलत? अभी मैंने बताया था आपको, वसा मुख्य बिंदु में बताया था ना कि वसा कार्बोहाइड्रेट से, अगर दोनों हम समान मात्रा में लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से हमें वसा ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया सही। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।